हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी ऑफशोर सीरीज जो थी हमारी उसकी सेकंड क्लास। तो परसेंटेज चैप्टर 1 के 1 से 10 तक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और इस क्लास में हम 11 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये थी कि 30, 40, 50 क्वेश्चन के आसपास की सीरीज चले, पर क्या हुआ कि कल आंसर कीज आ चुकी हैं तो मेरे को उस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जहां तक है कल शाम को एक आंसर की हम पहला जो चैप्टर करेंगे वो लाइब्रेरियन का करेंगे। ठीक है, सॉरी पहला प्रीवियस ईयर जो करेंगे, जो मार्च में पेपर हुए थे वो लाइब्रेरियन का करेंगे। ठीक है, तो आपको वो मिलेगी, तो उसकी वजह से मैं आज क्लास को स्केड्यूल कर रहा हूँ, वरना प्लान तो कल कल का ही था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। किसी ने बोला था कि एग्जाम पेपर बता दिया करो, तो भाई ये जो पेपर हैं ये पीआरटी के हैं। अब असिस्टेंट पीआरटी के हैं या फिर पीआरटी म्यूजिक के हैं, इस तरीके से पेपर है। मतलब पीआरटी लेवल के 4200 पे ग्रेड की जितनी भी जॉब्स आती है टीचिंग की आपके, उनके ये पेपर है। ठीक है, पीआरटी म्यूजिक के भी हो सकते हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के भी हो सकते हैं, डीओई वाले एग्जाम के भी हो सकते हैं, एमसीडी वाले के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन पीआरटी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जब किसी संख्या का 30% 140 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या ही होती है। हमें पता है कि संख्या है तो संख्या को मैं अपने आप में 100% बोलूंगा। फिर उसने कहा कि संख्या के 30% में 140 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप में 100% हो जाती है। यही वाली बात तो बोली, परिणामी संख्या ही होती है। सोल्व कर लेते हैं भाई। 100% इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 70% की वैल्यू 140 आ जाएगी, तो मैं 100% की निकाल सकता हूँ भाई। 140 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 से काटूंगा 2 बार तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, सिंपल सा पेपर था, सिंपल से क्वेश्चन से, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। 11 से 20, 11 से 30 तक तो हम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे कि फटाफट आपका टाइम वेस्ट ना हो। 11 के बाद आते हैं 12 पे। पी को क्यू से 20% अधिक अंक मिलते हैं। पी को क्यू से 20% अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, अगली लाइन पढ़ लेते हैं। आर को क्यू से 20% कम अंक मिलते हैं। आर को क्यू से 20% कम अंक मिलते हैं, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पे क्यू से और यहाँ पे भी क्यू से। ठीक है, यदि आर को 160 अंक प्राप्त हुए, आर को 160 अंक प्राप्त करे हुए, तो पी के अंक क्या होंगे। ठीक है, कंपैरिजन क्यू से हो रहा है तो मैं क्यू को 100 मानूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला पहली जो कंडीशन है उसने मेरे को बोला कि क्यू जो है अगर 100 है तो ये 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी कि अगर मैं अनुपात की बात करूं तो यहाँ से अनुपात में डायरेक्ट बोल सकता हूँ 6:5 है। ठीक है, अगली कंडीशन में उसने बोला कि जो क्यू है अगर 100 है तो आर उससे 20% कम है, यानी कि 80 है। यानी कि मैं यहाँ से अनुपात बोल सकता हूँ 4:5। अब यहाँ पे मेरा क्यू है और यहाँ भी मेरा क्यू है, तो क्यू मेरा कॉमन है, तो मैं अनुपात निकालने के लिए तीनों का क्या करूंगा, जो कॉमन वाला है उसको बीच में रखूंगा, क्यू को बीच में रखा, पी और क्यू का अनुपात लिख लिया 6:5, और यहाँ पे क्यू और आर का अनुपात लिख लिया 5 और 4। 5 और 4 यहाँ से मेरे को सीधा सीधा दिख गया कि क्यू बराबर है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता था कि 6:5:4। ठीक है, ये मेरा अनुपात आ गया। अब उसने बोला कि अगर अगर आर को 160 अंक मिले, भाई आर को अगर 160 अंक मिले, मेरे हिसाब से तो 160, मेरे हिसाब से तो 4 मिले, तो एक इसमें कितनी ही मल्टीप्लाई कर रहा है 40 की, तो 40 सब में होगी। 40 सब में होगी तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इसमें 40 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसने मेरे से पी पूछा है, पी पूछा है तो पी के अंक कितने हो गए, पी के अंक हो गए 240। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं फटाफट। यदि P 25x है और Q 20x है तो P Q से कितना अधिक है। तो P Q से कितना अधिक है, भाई मेरे को दिखाई दे रहा है जो Q है वो 20 है, P जो है वो 25 है, यानी कि जाहिर सी बात है 5x ज्यादा है। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, Q से कंपैरिजन करवा रहा है, तो Q की वैल्यू नीचे आएगी, Q की वैल्यू नीचे रख दी हमने। परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कट गया, 20 से 5 बार जाएगा, और ये हमारा 25% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, एक गांव में कुल जनसंख्या का 40% लोग साक्षर हैं, शेष निरक्षर है। भाई मेरे को पता है, मैं जनसंख्या को टोटल 100% मान लेता हूँ।
अगर इसमें से लिटरेट वाले जो बंदे हैं वो 40% हो गए तो इलिटरेट कितने हो गए? इलिटरेट भैया 60% हो गए। अशिक्षित लोगों की संख्या 360 है भाई, मेरे हिसाब से परसेंटेज में तो 60 है, लेकिन इसके हिसाब से 360 है, यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को 60% की वैल्यू दी हुई है 360। और मेरे से शहर की कुल जनसंख्या पूछी है मैंने, कुल जनसंख्या कितनी मानी थी? 100% मानी थी, 100% मानी थी। तो 360 बटे में कितने की वैल्यू थी? 60% की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, 60 से काटूंगे तो 6 बार जाएगा, तो हमारा 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पी की आय क्यू से 20% अधिक है। पी की आय क्यू से 20% अधिक है। जैसे मैंने बताया, देखने का नजरिया क्या है कि हमारा तुलना किससे करवा रहा है? क्यू। तो हम मानेंगे क्यू को 100%। ठीक है, तो मैं पहली लाइन को लिख लेता हूँ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए। पहली लाइन को लिख लेते हैं। पी की आय क्यू से 20% अधिक का मतलब ये है कि पी को अगर मैं क्यू को अगर मैं 100 मानूंगा तो पी जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली कंडीशन में कहा कि क्यू की आय आर की आय का 30% अधिक है। क्यू की आय आर की आय से 30% अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पी और क्यू की तुलना दी हुई थी और फिर आर और क्यू की तुलना दी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बराबर होने के क्यू के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्यू की आय आर की आय से 30% अधिक है। तो मेरे से बोला क्यू की आय जो है वो आर की आय को मैं 100 मानूंगा क्योंकि तुलना मेरी आर से हो रही है, और क्यू की आय कितनी हो जाएगी? 30 अधिक यानी कि 13। अगर मैं इनको कट डाउन करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 13:10 मिलेगा और यहाँ से 6:5 मिलेगा। अगर मैं पी क्यू और आर का अनुपात देखना चाहूं तो मेरे पास मिलेगा 6:5 और 13:10। 13 छिंग 78 और 13 पंजे 65। याद है ना, ये पहले इनकी मल्टीप्लाई, फिर इनकी मल्टीप्लाई और फिर इनकी मल्टीप्लाई, 65 और 10 पंजे 50। ठीक है, अब मेरे को बोला आर की आय, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पी की आय आर की आय से 18 अधिक है। अब तुलना किससे करवा रहा है? तुलना करवा रहा है आर से, तो मैं लिख दूंगा भाई 18 तुलना, क्योंकि मेरी आर से करवाई तो आर की वैल्यू नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। जब मैं इसको 100 से काटूंगा तो ये आएगा 36% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36, एक सेकेंड, पी की आय आर की आय से, सॉरी 28 है, 78 माइनस 50, 28, तो 28 दूनी होते हैं हमारे 56। ठीक है, 56% यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बार हो चुका है, पहले सीरीज में तो बहुत बार हो चुका है, चैप्टर्स में शायद दूसरी बार आ रहा है। एक जिले की जनसंख्या 1,50,000 है, 60% आबादी साक्षर है। भाई 60% आबादी साक्षर का ये मतलब क्या है कि अगर टोटल आबादी 100% है तो उसकी 60% लिटरेट हो गई, ये आपके दिमाग में फिगर बन जानी चाहिए। तो इलिटरेट बची हुई आबादी होगी 40% होगी। धक्का दे दो। जनसंख्या में 75,000 महिलाएं हैं। भाई 75,000 महिलाएं, मुझे नहीं पता परसेंटेज में कितनी, अभी छोड़ दो। यदि 80% महिलाएं साक्षर है, 80% महिलाएं साक्षर, इसने लिटरेट और इलिटरेट की बात ही नहीं करी। ठीक है, तो हम इलिटरेट वाला जो कॉलम है इसको अपने दिमाग से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन अभी तक हमारे दिमाग में हो रही है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा। भाई क्वेश्चन ने बोला कि 100% की जो वैल्यू है वो 1,50,000 है, 1,50,000 है। तो भाई 60% जो लिटरेट है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 60। अगर मैं इसको इससे कट कर दूंगा और एक जीरो यहाँ से कट कर दूंगा, 15 छिक्का 90 और 90 के आगे 3 जीरो, यानी कि 90,000 आबादी जो है वो हमारी लिटरेट है। ठीक है, लिटरेट है। लेकिन भाई महिलाओं का जो 100% है, जो महिलाओं का 100% है वो मेरे को दिया हुआ है इसने 75,000, जिसमें से कि 80% आबादी जो है वो साक्षर है। 80% आबादी साक्षर है, तो मैं इसको पेन जरा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को बाद में सहूलियत हो।
ठीक है। 80% अगर आबादी साक्षर है तो मैं बोल सकता हूँ कि 75,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 7 7 8 56 और कैसे लिख लेते हैं, 0 0 8 5 40 का 0 4 हासिल 8 7 56 और 60,000। 60,000 आबादी महिलाओं की, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, महिलाओं को फीमेल्स। ठीक है। और ये टोटल आबादी का 90,000 जो है वो साक्षर है। महिलाओं की आबादी का 60,000 साक्षर है। तो बचा हुआ है जो 30,000 है, ये पुरुषों का साक्षर होगा। पुरुषों का साक्षर होगा और महिलाओं की आबादी 75,000 है। टोटल आबादी 15,000 है। तो मेल्स कितने हो जाएंगे भाई? मेल्स जो हो जाएंगे वो हमारे 75,000 ही हो जाएंगे। 75,000 माइनस करेंगे 1,50,000 में से, तो हमारा 75,000 मेल्स आ जाएंगे, जिसमें से कि लिटरेट जो है वो हमारे हैं 30,000। 30,000 लिटरेट है। 30,000 लिटरेट है तो लिटरेट की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? जितनी आबादी साक्षर है अपोन में टोटल आबादी पुरुषों की, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कितने पुरुष साक्षर है, सॉरी परसेंटेज तो पूछा ही नहीं इसने। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछेगा तो ऐसे निकाल देना, वरना क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो गया था। क्वेश्चन हमारा, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है सिर्फ यहाँ पे एक बार रेड पेन ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। भाई टोटल आबादी में 90,000 साक्षर हैं, महिलाओं में 60,000 साक्षर हैं, तो 3,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 120 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 70 के 50% के बराबर हो? भाई 120 में से कुछ घटाना है, मैंने मान लिया x घटाना है, और ये बराबर होनी चाहिए 70 के 50% के। 50/100% हटाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 120 माइनस एक्स बराबर में 35 के, और x इधर चला जाएगा 35 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 एक घट जाएगा, 15 एक घट जाएगा, यानी कि 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये सवाल जो है वो आधे से ज्यादा 90% दिमाग में सोल्व होके आपको 85 आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 840 के 20% के 25% का मान, सीधी सीधी सिंपल कैलकुलेशन दी हुई है। ठीक है, 840 के 20% 20% यानी कि 20/100, और 25% यानी कि 25/100। ये क्लास क्योंकि चैप्टर वाइज हो रही है तो मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको अपने हाथ से लिख के करवाऊंगा। पीवाईक्यूज में हम इन क्वेश्चंस को सिरे से एकदम नकार देते हैं कि ये अपने आप कर लीजिए, और वहां पे हमारे मुश्किल से मुश्किल 12 13 14 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो इस टाइप के आते हैं वो हम सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्लास है तो मेरे को ये कराने पड़ेंगे। ये मेरा क्या बोलते हैं उत्तरदायित्व है कि मैं सब तरीके के क्वेश्चन अपने हाथ से ही करूं। ठीक है, बाकी आप लोग इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर है। तुम 20 से इसको काटूंगा तो 20×100 और 25 और 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 चौक और 2 दूनी, यानी कि हमारा कितना आ गया आंसर? हमारा आंसर आ गया 42। कराने इसलिए जरूरी है कि चैप्टर वाइज कराने ना, चैप्टर वाइज में मान के देखो, ऑफलाइन में हम ये मान के चलते हैं कि हर बच्चा एक लेवल का नहीं है। एक लेवल का नहीं कैसे का मतलब हमें बेसिक से सबको ही पढ़ाना है। किसी को अच्छा बैच पढ़ना है तो भैया जी पीवाईक्यू की सीरीज पढ़ लो। ऑनलाइन की बात अगर मैं बात करूं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारा एक बेसिक बैच एक एडवांस बैच चलता ही चलता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से क्योंकि चैप्टर वाइज है तो हमको यहाँ पे बेसिक से पूरा कराना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके होंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि जिसको जरूरत है वो फटाफट देख लो, जिसको अगर जरूरत है वो पूरा देख लो, जिसको जरूरत नहीं है तो वो जल्दी जल्दी स्किप कर करके देखेगा तो उसका टाइम बचेगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले भी नहीं रहा समझाने में। जिसको जरूरत है वो रोक के पॉज करके बार बार से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये हमारा पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दोबारा आ गया। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, हर साल 25% की दर से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, हर साल 25% की दर से बढ़ोतरी होती है, तो 2 साल पहले का पूछा है, मतलब मेरे से रिवर्स केस पूछा है। भाई 25% की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। जैसे ही मैं 25 देखूं कि ये तो 1/4 होता है,
अगर बढ़ोतरी हो रही है तो यानी कि ये हर साल 5/4 हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे को रिवर्स केस में जाना है तो मेरे को 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आज मेरी जनसंख्या जो है वो 60,000 है, तो अगर पिछले साल कितनी हो जाती, पिछले साल 4/5 हो जाती, उससे पिछले साल कितनी हो जाती, 4/5 साल हो जाती, 2 साल पीछे चले गए, 2 बार हमने गुणा कर ली। अब हम काट लेते हैं, 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि आ गया 64 मल्टीप्लाई बाई 60, 600, और ये हमारा आ जाएगा आंसर 38400। ठीक है, 38400 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 8 क्योंकि 6 चौक 24 आएगा ना, तो लास्ट में यहाँ पे 3 डिजिट पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था जिसमें कि लास्ट डिजिट पे 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमसे दिया हुआ था प्रेजेंट का और पूछ लिया था पहले क्या होगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, अगले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार का मूल्य प्रति वर्ष 50% की दर से घटता है, वर्तमान मूल्य 75,000 है, 3 वर्ष पहले कितना होगा। फिर से पहले वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या तो प्रेजेंट का देख के आगे का पूछेगा, सीधी करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और पीछे का पूछेगा तो उल्टी करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 50% देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 50% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/2 होती है, और अगर दर से घटता है तो मैं 2 में से 1 घटाऊंगा, फिर भी ये 1/2 ही आएगा, यानी कि हर साल जो मूल्य है वो 1/2 होता जा रहा है। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 75,000 है, और मेरे से पहले का पूछा है तो मैं इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। भाई 1/2 है तो मैं 2/1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2/1 की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 की 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 चौक होता है हमारा 300, और 600 हो जाएगा। 600 और आगे लग जाएंगी 3 जीरो, 600 के आगे लग जाएंगी 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, सिर्फ आपको इससे लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए, और इसमें भी आपको इसको लिखने की नहीं, आप डायरेक्ट अगर 8 की मल्टीप्लाई करके 2 2 4 दूनी 8 की मल्टीप्लाई करोगे, दिमाग में इतनी कैलकुलेशन तेज कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। हमें पता है कि हम परसेंटेज में पूरी कक्षा को 100% मानते हैं। अगर उसमें से बॉयज जो है वो 40% है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो गर्ल्स हैं वो 60% होंगी। इसी 60% की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन है, ये मेरा सब दिमाग का खेल था। ठीक है, ये सब दिमाग में होना चाहिए था। इसी 60% की वैल्यू मेरे को 54 दी है, और मेरे से लड़कों की संख्या पूछी है। लड़कों की संख्या पूछी यानी कि 40% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 54 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 60। ठीक है, जादू कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती। दिया 1 सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 7 दिया 21। सॉरी, कुछ गड़बड़ करा क्या हमने, सॉरी, हमने 40 नीचे रख दिया, हमको मैं बातों में लग गया, 60 नीचे रखना। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 54 60% के बराबर है, तो 40 हमें निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 6 नीम 54 और 9 चौक 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जादू कुछ नहीं होता, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इनको लिखवाते ही नहीं, अपने मन मन में बड़बड़ाएंगे और ऐसे ही लिख देंगे, फिर बच्चा ना डर जाता है लोगों को आ जाता है फिर खौफ, वो इसको कैलकुलेशन को स्किप कर देंगे, इसको कैलकुलेशन को स्किप कर देंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे। भाई ये तो करना है, ये तो एग्जाम की अप्रोच हो गई। जब बच्चा 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करेगा, या 17-18 मिनट में 20 क्वेश्चन करेगा, डीएसएसबी की बात करूं, तब उस बच्चे की स्पीड इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप बेसिक के बैच में या किसी कोई बच्चा पढ़ने आया है, आप पढ़ा ऐसे नहीं सकते हो। एग्जाम की अप्रोच अलग चीज है, एग्जाम अप्रोच बच्चा डेवलप करता है। टीचर का काम, किसी भी टीचर का काम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर का काम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये समय जो है 17 से 16 और 15 तक और 13 तक भी आएगा। आप 13 मिनट में 20 क्वेश्चन भी कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। मेरे हिसाब से 12-13 मिनट में मैथ के क्वेश्चन जो डीएसएसबी के मैंने एग्जाम्स दिए, ठीक है, उसके निपट जाते थे। और जो मैंने एसएससी के एग्जाम दिए तो मेरे को 25 क्वेश्चन करने में
अमूमन 20-21 मिनट लगती थी, ठीक है, 20 से 21 मिनट में मेरा पेपर मैथ का निपट जाता था, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, टीचर का काम सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, वो आपको कॉन्सेप्ट देगा, आपको ये चीजें दिमाग में निकालनी है अपने, ये चीजें अपने दिमाग में निकालनी है, ये आपको अपने दिमाग में निकालनी है। टीचर का काम नहीं है कि मैं इसको बोलूं कि दिमाग में निकालू, नहीं नहीं, मेरे को लिख के बताना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप दिमाग में निकालो, ठीक है, आपको इन चीजों को दिमाग में निकालने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉर्ट होते हैं। हम मेथड बताएंगे पूरा, हमारा मेथड होगा पूरा, लेकिन उसको आप अपने दिमाग में कितना शॉर्ट कर सकते हो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर बात है। कोई बच्चा यहाँ पे 100% को स्किप कर सकता है, कोई बच्चा उस 40 को भी नहीं लिखेगा, इसे भी स्किप कर देगा, कोई बच्चा 60 को भी अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लेगा। एक और अच्छा बच्चा होगा वो 60 को मान 60 देखते उसको पता चल जाएगा ये 40 देखते कि 60% की वैल्यू 54 है, 60 की 54 है, वो ये वाली लाइन भी नहीं लिखेगा, वो सीधे लिखेगा कि 54 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में 40, ऐसे करके वो कैलकुलेशन करेगा, उसका 36 आंसर यहाँ पे एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा वो करेगा जो अपनी प्रिपरेशन की पीक में आ चुका है, ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन एक हाइट तक पहुंच चुकी है। अगर मैं ये सिंपल चीज करने लग जाऊं, ये सारी चीजें मैंने इमेजिनेशन में बता के मैं सीधा बोलने लग जाऊं कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता, ये टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम ही सब कुछ बताने का है। लेकिन ये स्किप करना आपके दिमाग की कैपेबिलिटी, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एम एन से 25% अधिक है, एन एम से कितने प्रतिशत कम है। देखो इस क्वेश्चन को अगर दिमाग से करना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछला क्वेश्चन हमने पूरा कराया, मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया एक्चुअल एग्जाम अप्रोच क्या होती है, एम एन से 25% कम है, मैं यहाँ पे दो फैक्टर में बांट देता हूँ, ठीक है, एम एन से 25% कम है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि बात तो 25% की करेगा यहाँ पे। अब मेरे को बोला m जो है वो n से 25% अधिक है, तो n m से कितने प्रतिशत, यानी कि m के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, और m जो था वो तो 25% ज्यादा था, 25 ज्यादा था तो 125 था, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन जो है वो इतना सोल्व होता है, एग्जाम में वो इतना सोल्व होता है। लेकिन समझाना हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि वो बेसिक वाला बच्चा भी आता है ना, बेसिक वाला बच्चा भी आता है, तो हमें तो ऐसे ही बताना पड़ेगा कि m है और एक n है, n को अगर मैं 100% मानता हूं तो जो m है वो 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे को ये 5:4 मिल जाएगा, ठीक है, 5:4 मिल जाएगा। अब मेरे से कितने प्रतिशत कम पूछा है, कितना कम है भाई, एक कम है, किससे कंपैरिजन करवा रहा है, m से कंपैरिजन करवा रहा है, यानी कि 5 से बटे 5 और मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100, यानी कि हमारा 20% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन की वृद्धि बताओ। भाई 30% की वृद्धि हुई त्रिज्या में, आयतन की मैं कैसे बताऊं, आयतन की मैं ऐसे बताऊं कि मेरे को पता है कि जो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आर की क्यूब आया है कि तो मैं 30% पे सदाभार लगाऊंगा, ठीक है, सदाभार लगाऊंगा। सदाभार कौन सा फॉर्मूला भैया, ये वाला फॉर्मूला है, a मल्टीप्लाई बी बाई 100, ये फॉर्मूला लगाऊंगा 30% पे 2 बार, ठीक है, एक बार लगाऊंगा 30 पे, ठीक है, 30% प्लस 30% और 30% मल्टीप्लाई 30% डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस जो भी बार आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हुई है तो प्लस ही बार आएगा, यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा 69%, 69% आ जाएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए 69%, और एक बार और होगी क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो 30 की हुई होगी, 30 की वृद्धि हो गई, इनका तो हमने निकाल लिया कि ये तो 69% हो गए। अब हमें इन दोनों का निकालना है, इस 69% और इस 30 का, इजी है। इसी फॉर्मूले में जो a की वैल्यू अब हो जाएगी वो 69 हो जाएगी और b की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो पहली बार में हमने यहां लगा दिया, दूसरी बार में हम दोबारा लगा देते हैं, तो 69 प्लस में 30 और प्लस माइनस 69 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100,
ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा ये 6 और 3 9, 99 प्लस में इस पॉइंट से इसको काट देंगे, 9 27 और 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 201, सॉरी 207। 207 का मतलब ये है कि 20.7, यानी कि यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 119.7%। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, और फॉर्मूला जिस किसी को भी याद हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमने CISI में एक फॉर्मूले बताए थे, 2 ईयर्स के और 3 ईयर के। सेम फॉर्मूला इस वाले कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा। ठीक है, तो आप 2 ईयर का और 3 ईयर का दोनों के फॉर्मूले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आज किसको याद है किसको याद नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एक परीक्षा में 44% छात्र, प्रांत क्या होता है, क्वांट है ये, क्वांट क्वांट यानी कि मैथ, मैथ लिख रहे थे, मैथ। और 38% फेल्ड इन वर्बल, वाइल 32% इन बोथ लैंग्वेज टॉपिक्स। ठीक है, 38% मौखिक में फेल हुए, 44% मैथ में फेल हुए, लेकिन क्या हुआ 32% दोनों में फेल हुए। भाई एक बात बताओ, अगर 44% बंदे मैथ में फेल हुए और 32 दोनों में फेल हुए, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि जो 12% बंदे हैं ये ओनली मैथ में फेल हुए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरे को दूसरा दिया हुआ है, जो ओरल एग्जाम था उसमें 38% बंदे फेल हुए टोटल, लेकिन भैया ये 32% तो दोनों में फेल हुए थे, तो इसमें भी फेल हुए होंगे। तो ये जो 6% बंदे हैं ये जो है वो ओनली ओरल में फेल हुए होंगे, ओरल एग्जाम में फेल हुए होंगे। ठीक बात है, तो सॉरी वर्बल, ओरल नहीं वर्बल, पार्डन माय लैंग्वेज, ओरल नहीं वर्बल होता है। ठीक है, तो ये 44% यानी कि 12% हमारे मैथ में फेल हुए होंगे, सिर्फ मैथ में, और 38% हमारे सिर्फ वर्बल एग्जाम में फेल हुए होंगे। ठीक है, वर्बल एग्जाम में फेल हुए होंगे। तो उसने बोला कि परीक्षा लिखने में कितने छात्र उपस्थित थे, यदि दोनों विषयों में 350 छात्र उत्तीर्ण हुए। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये 32% तो दोनों में फेल हुए, ये 12% सिर्फ मैथ में फेल हुए, और ये 6% सिर्फ वर्बल एग्जाम में फेल हुए। तो अगर मैं इनको 100% में से घटा दूं, तो क्या मेरे को वो व्यक्ति मिल जाएंगे जो 5 दिन बोथ एग्जाम होंगे, बोथ एग्जाम होंगे, जो दोनों एग्जाम में पास कराओ। भाई हमने सिंगल सिंगल वाले भी निकाल दिए और दोनों में फेल है वो भी निकाल दिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास मिलेगा 30 40 50, 50% मिलेगा, यानी कि 50% जो बंदे हैं वो दोनों एग्जाम में पास हुए। अगर दोनों एग्जाम में 50% बंदे पास हुए तो मेरे को 50% की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, दोनों विषयों में 350 व्यक्ति छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए। 350 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि मेरे को 50% की वैल्यू 350 दी हुई है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350 बट्टे 50 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको इससे काटेंगे तो 2 35 दूनी 70, यानी कि 700 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। इसका एक वेन डायग्राम भी बनता है, वेन डायग्राम किसी अगले क्वेश्चन में करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 32 को डालेंगे, यहाँ पे ये 8 बच जाएगा, बताइए देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे 32 को डालेंगे तो ये जो मैथ वाले 44 है ये पूरे हो जाएंगे, 32 प्लस में 32 प्लस में हमारा 12। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्बल एग्जाम वाले हैं 32 प्लस में 6 होंगे। ठीक बात है, ये ठीक बात है। अब उसने जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पास वाले छात्र, पास वाले छात्र दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे वेन डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा, किसी अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे वेन डायग्राम को। अभी यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच से आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यदि एक दुकानदार अपने माल को 30% की छूट पर देता है, इस प्रकार लागत मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना मार्कअप होगा। ठीक, भाई उसने बोला माल को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचता है। भाई मेरे को पता है कि एमपी को मैं यहाँ पे 100% मान सकता हूँ, तो डिस्काउंट वो दे रहा है 30 का, तो सेल कितना कर रहा है
सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेल कर रहा है वो 70 में। अब उसने बोला कि यही जो मूल्य है वो लागत मूल्य भी है, यानी कि सेलिंग प्राइस और जो सीपी है वो बराबर है, वो 70 ही है। अब उसने बोला कि अंकित मूल्य को कितना ऊपर मार्कअप करेगा। भाई मेरे को पता है 70 तो मेरा सीपी था, मार्कअप कितना करा, 30 करा। और मार्कअप किस पे करेगा, यानी कि प्राइस बढ़ाएगा किस पे, वो सीपी पे बढ़ाएगा। सीपी पे बढ़ाएगा तो नीचे 70 और मल्टीप्लाई बाई 100। 7 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 300 अपॉन में 7, यानी कि 7 चौक 28, बच गया 2। और 40 से मेरे को एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 आते ही मेरा यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, 42.86 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कुछ क्वेश्चन तो आपको चलो मैं करा देता हूँ, छोड़ो। यदि P का 8.6% बराबर 43 के है, और सॉरी बराबर नहीं दिया हुआ, 43 है, ठीक है, तो ये बराबर ही दिया हुआ है एक्चुअली। तो P का 8.6% को हटा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, बराबर 43 के। तो मेरे से P की वैल्यू पूछी है, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा P की वैल्यू आ जाएगी। भाई मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ पे 1 10 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, और ये 40 2 जा जाएगा, और ये 2 जा 5 जा जाएगा, यानी कि P बाई 500 इज इक्वल टू 1। तो हमारा P इज इक्वल टू 500 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ को चलते हैं। इफ 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 65% ऑफ m माइनस n, 15% m प्लस n का 65% के बराबर है m माइनस n की। इक्वेशन लिख लेते हैं, तो m इज व्हाट परसेंट ऑफ n, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। भाई मेरे को बोला कि m प्लस n का 15% बराबर है m माइनस n के 65% के। तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गई, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और ये 13, यानी कि अगर मैं बात करूं तो m प्लस n और m माइनस n की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 13/3। इसी वैल्यू को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि m प्लस n, मैं लिख के बता देता हूं एक बार, अनुपात में m माइनस n जो है 13 और 3 है। ये मेरी सेम चीज है, ये मेरी सेम चीज है। और अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, दो संख्याओं का जोड़ो, दो संख्याओं का घटाव दिया हो तो हम यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर हम बड़ी संख्या देखें, यानी कि घटा से पहले वाली संख्या, इसकी बात करें तो m निकल के आएगा दोनों संख्याओं का जोड़ 13 प्लस 3 बटे में 2। और छोटी संख्या की बात करें तो वो आएगा दोनों संख्याओं का घटा और बटे में 2। ये हमारा आ जाएगा 16 यानी कि 8, और ये हमारा आ जाएगा 10 यानी कि 5। अब मेरे से पूछा है कि m n के कितने प्रतिशत के बराबर है। m n का प्रतिशत n से कंपैरिजन करवा रहा है, ठीक है। m जो है वो 8 है, कंपैरिजन हमारा n से करवा रहा है, और मल्टीप्लाई में हम 100 डाल देंगे। तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख गया कि 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 160% है। m n का 160% है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 डन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यदि x को y से 40% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर से वही वाला क्वेश्चन, भाई y से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं, x गेट्स 40% मोर मार्क्स देन y, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए देन y की बात कर रहा तो y को हम x मानेंगे। तो मेरे को क्वेश्चन ने दिया है कि अगर y 100 है तो x जो है वो 140 है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये 7:5 में y के कितने प्रतिशत अंक x के y आर लेस देन द मार्क्स ऑफ x, y कितने प्रतिशत x से कम है, कितने y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, y x से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। What percent marks of y are less than the marks of x, कितने कम है भाई, 2 कम है। किससे तुलना करवा रहा है, x से तुलना करवा रहा है। x कितना है हमारा 7 है, मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 200 अपॉन में 7। इसको हम इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 28 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर होगा, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो वो है सारे अलग अलग डिजिट है, तो सेकंड नंबर होते ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया 28
57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जिसके ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, जिसके ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई। 34% की वृद्धि हुई। कीमत में 51 रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन और कीमत में जो है 51 की वृद्धि होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 34% की वैल्यू मेरे को दी है, कितनी है? 51 रुपीज है। पूछा गया चीनी की नई कीमत बताओ भाई। 34% की वृद्धि के बाद 134% हो जाएगी। 134 की वैल्यू पूछिए, यानी कि 51 अपॉन में 34 मल्टीप्लाई में 134। जब मैं इसको काटूंगा तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 6 12 और 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21, यानी कि 201 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, सॉरी, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। विनय एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है, उसने परिवहन पर 500 रुपए खर्च करे। इस वस्तु को बेचने पर वह अभी भी 500 रुपए का लाभ अर्जित करता है। भाई अगर मैं टोटल कॉस्टिंग की बात करूं, टोटल कॉस्ट जो होगी 1500 रुपए उसने खरीदने पे खर्च करे, 500 रुपए परिवहन पे, तो टोटल कॉस्टिंग मेरी यहाँ पे 2000 रुपए आएगी। भाई मेरी जैसे 2000 रुपए चले गए। फिर इस पे 500 रुपए का लाभ भी अर्जित कर रहा है, यानी कि प्लस 500 कर रहा है। प्लस 500 होने के बाद अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 2500 हो जाएगा। 2500 हो जाएगा तो 500 का लाभ होगा, मेरे को पहले ही देख के पता चल रहा है। और लाभ किस पे होगा? लाभ हमारा सीपी पे होगा। सीपी हमारा कितना बैठा था? टोटल कॉस्टिंग हमारी 2000 थी, मल्टीप्लाई बाई 100। 500 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%। बुक में इसका आंसर पता नहीं कैसे करके शायद 25 आ गया ना, तो या तो 20 दिया हुआ है, 33.33 दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। इसी चीज का इसी में टाइम लगता है बस, है ना। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। हमारे 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम निपट चुके हैं, और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 31 से लेकर 50 तक निपटा लें। ठीक है, जहां तक है परसेंटेज की आपकी 7 से 8 क्लास हो पाएंगी, इससे कम मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। उसका भी कोई फायदा नहीं है, एक बार में इतना नहीं कंज्यूम कर पाता कोई भी। क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का अंत। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, कभी कभी कर दिया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जहां तक हम लाइब्रेरी में पेपर करेंगे, कल नहीं हम क्लास करेंगे, कल हम लाइब्रेरी का पेपर करेंगे क्योंकि वो आ चुका है। ठीक है, टीए जीए एसएसए वगैरह जो भी थे पेपर, वो सब आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा पेपर्स को कंटिन्यू करने की, और चैप्टर वाइज तो हमारा साइड बाय साइड 2 दिन में एक बार 3 दिन में एक बार चलता रहेगा। ठीक है।